नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली, असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट। हम इनसे बात कर रहे हैं कि पीएचडी के हवाले से जो स्टूडेंट्स को इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब हम इनसे बात करेंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि पीएचडी बहुत मुश्किल है। फिर आप हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि पीएचडी एक्चुअली है क्या, और फिर वही बात कि कौन सा स्टूडेंट ऐसा हो कि जिसको पीएचडी करनी है, और ये एक डिलेमा क्यों है कि पीएचडी बहुत मुश्किल है। देखिए, पीएचडी बहुत मुश्किल है, ये सवाल जो है ना, जब मैं कर रहा था पीएचडी तो मेरे भी जहन में आया था जी। मैंने इस तरह का मिलता जुलता एक सवाल अपने सुपरवाइज़र से किया था। तो मेरे सुपरवाइज़र ने कहा था कि ये याद रखना कि पीएचडी या रिसर्च तुम कर रहे हो, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि तुम्हें नोबेल प्राइज़ मिल जाए। ठीक है, तुम्हारी कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा मैटर करती है। ये बिल्कुल ऐसी है कि जब कोई किसी शख्स को नोबेल प्राइज़ मिलता है तो वो उसने कभी सोचा नहीं होता कि उसके इस काम से उसको नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। ये तो उसने वो इनोवेशन, वो कंट्रीब्यूशंस इनिशियल सोची थी, तो आज उसको ये चीज़ मिल गई है। तो हमेशा आप अपनी इनोवेशन कंट्रीब्यूशन को सोचते हुए पीएचडी करते हैं, तो ये मुश्किल का वर्ड जो है ये यहाँ कुछ आसान होना शुरू होता है। दूसरा, जो मुश्किल हमेशा उस वक्त आती है पीएचडी के अंदर जब आपकी स्किल्स जो हैं वो पॉलिश नहीं होती। आपकी स्किल्स, मैंने बताया कि आपको रिसर्च का सेंस होना चाहिए, आपके इंटरेस्ट होना चाहिए। एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ वो ये रीडिंग हैबिट का। हमारे यहाँ रीडिंग हैबिट ख़त्म हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को जब कोई लिटरेचर रिव्यू भी करना है, कोई रिसर्च लिखनी भी है, तो उसके लिए यू शुड हैव सम रीडिंग। तो रीडिंग हैबिट नहीं है। हमारी रीडिंग हैबिट जो है वो दूसरी चीज़ों में बढ़ गई है। हम चाहते हैं शॉर्टकट्स हमें मिल जाएं, हम चाहते हैं कि हमें बनी बनाई चीज़ें मिल जाएं। मेरे ख्याल में रिसर्च के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि रिसर्च पीएचडी करना बहुत मुश्किल है, पीएचडी एक प्रोसेस का नाम है। सही। इसके अंदर आप का जो सुपरवाइज़र और सुपरवाइजरी रिलेशनशिप है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं आपको अपनी एग्जांपल छोटी सी देता हूँ कि मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स अटैच होते हैं, मैं उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू काम करता हूँ। मैं उनके साथ प्रॉपर उनको टाइम देता हूँ, मैं उनके साथ बैठता हूँ। उनकी जो मसाइल हैं वो सिर्फ रिसर्च के हवाले से नहीं, उनके जो ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल हैं वो भी मुझे कभी कभार सुनने को मिलते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई विन विन सिचुएशन बनाऊं कि अगर मैंने उनको कोई असाइनमेंट दिया हुआ है तो वो उनके कोई घर के मसाइल है तो उससे साथ रहते हुए भी वो पूरा हो जाए। दूसरा, आपको ये भी देखना होता है कि सुपरवाइजर के साथ अगर आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो चीज़ें स्मूथली भी इस प्रोसेस से गुजरती हैं। लाइक अगर सुपरवाइजर ने आपको असाइनमेंट दिया हुआ है कि आज आपने ये वाला कंपोनेंट मुझे करके देना है रिसर्च का, और आपने डेडलाइन मीट की है और सुपरवाइजर से रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो वो भी आपको फिर टाइमली रिस्पॉन्स करता है। लेकिन अगर एज अ स्टूडेंट आप ही डेडलाइंस को डिले करते रहेंगे तो सुपरवाइजर खुद ही अंडरस्टैंड करने लगेगा कि ये डिले एंड ड्रैग वाला स्टूडेंट है, तो फिर इसको ऐसे ही रहने दो। अच्छा, मुझे बड़ी एक ज़बरदस्त एक किस्सा अपना पर्सनल मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने ड्यूरिंग माई एमफिल मैंने जब थीसिस किया तो मेरी जो प्रोफेसर हैं, आपने रिलेशनशिप की बात की, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर मैं मज़ीद आपसे गुफ्तगू करूँगा, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। डॉक्टर हिना रहमान नमल से शी इज़ एक्चुअली डूइंग भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके साथ अटैच हैं काफ़ी अरसद दराज से। तो मुझे रिसर्च का इंस्टिंक्ट था मुझे ड्यूरिंग माई मास्टर्स। तो मुझे जब अपने सुपरवाइज़र को चूज़ करना था तो इट वाज रियली हार्ड फॉर मी। मेरी फैकल्टी के अंदर जहाँ पे मैं मौजूद था तकरीबन 10 से 12 डॉक्टर्स मौजूद थे, और डॉक्टर हिना रहमान सबसे सख्त डॉक्टर थी। अच्छा, सबसे सख्त डॉक्टर, मतलब कि उनके करीब कोई बंदा जा नहीं सकता है। फीमेल है, ऑब्वियसली एक फीमेल का एलिमेंट भी था, और उनसे बात नहीं कर सकता है। और वो उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये बहुत सख्त हैं, ये ज़्यादा बात नहीं करती हैं। तो एक ऐसा सीन भी हुआ कि ड्यूरिंग माई एक पेपर के दौरान, प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया था। अच्छा। मेरे बिहेवियर को देखते हुए, मेरी प्रेजेंटेशन को देखते हुए, शायद मैंने प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं दी थी। तो मैंने उस दिन ये अपने जो इंस्टिंक्ट के अंदर बिठा लिया था कि अब मैंने सुपरविजन लेनी है तो इनसे लेनी है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं उनके पास अपना प्रपोजल लेके गया, सिनॉप्सिस में लेके गया उनके पास, और मैंने उन्हें ये कहा कि मैडम मैंने आपसे रिसर्च करनी है, शी सेड टू मी ट्वाइस, सोच लो। मैंने कहा मैडम मैंने सोच लिया है। सोच लो, मैंने मैडम सोच लिया है, बहुत टफ टाइम दूंगी। मैंने कहा मैडम आप टफ टाइम दें। उन्होंने मुझे टफ टाइम ज़रूर दिया, लेकिन जो उनकी कमिटमेंट जो मेरी उनके साथ हुई कि जो मेरी डेडलाइन होगी, जैसे अभी आपने बात की कि अगर स्टूडेंट टीचर की जो आपके सुपरवाइजर उसकी डेडलाइंस को मीट करना शुरू कर दे तो सुपरवाइजर डेफिनेटली आपको टाइम देता है। और उन्होंने मुझे व्हेन वी वर डूइंग एनालिसिस, तो स्टेटिस्टिक्स के दौरान वो मेरे साथ बैठती थी
ऑन द लैपटॉप और कंप्यूटर हम बैठ के इकट्ठे बैठ के वो मुझे बताती थी बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसे करो। तो दिस गोज वेरी वेल। मैं ये रिलेशनशिप के हवाले से जरूर आपके साथ, आप जो बात कर रहे हैं ना, बेसिकली इसमें मैं अगर आप बात बढ़ाते तो मैं आपको एक बात और बताता कि देखें ये जो चीज़ आप बात कर रहे हैं ना, ये मुझे जो समझ आ रहा है वो चैलेंजिंग द चैलेंजेस वाली सिचुएशन है कि आपने जो है वो चैलेंजेस को चैलेंज करना शुरू कर दिया था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, रिसर्च के अंदर ना एक जो लोग समझते नहीं है, स्टूडेंट्स की मैं खासतौर पे बात करूं, सुपरवाइजर सुपरवाइजरी रिलेशनशिप के अंदर जो है ना डिपेंडेंसी लेवल का थोड़ा सा फर्क होता है। यानी सुपरवाइजर के ऊपर सुपरवाइजरी का डिपेंडेंट होना इतना ज्यादा नहीं बनता, क्योंकि सेल्फ लर्निंग प्रोसेस अगर आपके अंदर नहीं है कि आपने चीजों को खुद हासिल करना है, क्योंकि देखें सुपरवाइजर जो होता है ना वो आपको सिर्फ गाइडलाइन देता है, वो आपको बता सकता है कि आप सही कर रहे हो, डायमेंशन आपकी गलत है, सही है, इस तरह की चीजें बता सकता है, लेकिन वो आपके लिए रिसर्च लिखेगा नहीं, वो आपके लिए जाके चीजों को डिग आउट नहीं कर। अगर वो कर रहा है तो ये तो फिर एक समझेंगे ब्लेसिंग है, जो कि मैं समझता हूँ मेरे लिए ब्लेसिंग थी, मेरे सुपरवाइजर इसी तरह के थे। लेकिन जब तक आपके अंदर सेल्फ लर्निंग प्रोसेस नहीं होगा ना, आप ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा ये आता है कि ये हमारी सेल्फ लर्निंग प्रोसेस जागती ही उसी वक्त है जब हमारे सरों पे चीजें पड़ती हैं। सही। जबकि देखा जाए तो ये सेल्फ लर्निंग प्रोसेस ना ये आपके अर्ली स्कूलिंग में होनी चाहिए थी, कि आपको जैसे आजकल ये कोविड की सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि वर्चुअल लर्निंग, ई लर्निंग सारी आ चुकी है, तो इसके अंदर कोशिश की जा रही होती है कि स्टूडेंट सेल्फ लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। लेकिन चूंकि अब ये हम पीएचडी के वक्त सोचते हैं, हमारा फुकदान है ना इस चीज के अंदर, सेल्फ लर्निंग है नहीं, सेल्फ लर्निंग नहीं है हमारे पास। फिर हमारे पास एक बहुत मिसिंग कंपोनेंट है स्टूडेंट के अंदर, वो है सेल्फ एफिकेसी का। ठीक है। सेल्फ एफिकेसी का मतलब ये होगा कि स्टूडेंट जो है वो ये अंडरस्टैंड करता है कि मैं पीएचडी तो करूंगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं खौफ होता है कि मैं अपने उस टास्क को अकम्प्लिश नहीं कर सकता। ये जो खौफ उसके अंदर है ना, ये उसको ख़त्म करना होगा, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस को अपना बढ़ाना होगा, अपने रिलेशनशिप को सुपरवाइजर के साथ मजबूत करना होगा। फिर मैं वही बात कहूंगा कि चूज योर सुपरवाइजर मोर वाइसली देन एनीथिंग। बिल्कुल ठीक है। तो अपने सुपरवाइजर के साथ आपको रिलेशनशिप अच्छे बनानेंगे। और देखिए मेरी नेचर तो ऐसी है कि मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जो अगर मुझे सुन भी रहे हैं मेरे स्टूडेंट और देख रहे हैं, तो उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि डॉक्टर अली से अगर हमने मिलना है ना, तो हमें इस चीज़ का कोई खौफ नहीं है कि हमें उनके रूम में जाते हुए उनसे अपॉइंटमेंट लेना है। सही। आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, यकीनन टीचर्स का अपना एक एलिमेंट होता है, अपना एक प्रोटोकॉल्स होता है। उनका प्रोटोकॉल्स मुझे बहुत पसंद आया कि जाहिर सी बात है कि वो फॉर ग्रांटेड, बाज़ औक़ात आपको पता है ना बच्चे फॉर ग्रांटेड भी लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल तो वो इस चीज़ को मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हुए शी हैड सम स्पेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और ये चीज़ का मुझे एनालाइज हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा भी ड्यूरिंग माय रिसर्च थीसिस कि डॉक्टर हिना रहमान और हिना रहमान में क्या फ़र्क है। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि बेटा ये इस तरह है कि थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है कि बच्चे टेक फॉर ग्रांटेड। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको ऐड करता चलूँ कि देखिए सिर्फ सुपरवाइजी यानी स्टूडेंट की मिस्टेक नहीं होती है, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स ना समटाइम्स सुपरवाइजर की तरफ से भी होती हैं। उसमें जो मेन कॉमन फैक्टर है वो ये कि सुपरवाइजर कहीं ना कहीं किसी और जगह इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में या किसी दूसरी चीज़ों में, अपने सोशल मामलात में बिजी हैं, प्लस वो स्टूडेंट को वो फीडबैक नहीं दे सकते हैं। मैंने अभी एक रिसर्च कंडक्ट की थी स्टूडेंट कॉन्सेप्शन और फीडबैक के ऊपर, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ही मैंने रिस्पॉन्स बनाया था। इसी तरह एक प्रोफेसर पोंजो हैं, स्प्रिंगर के अंदर उनका एक पेपर पब्लिश हुआ है कि स्टूडेंट किस तरह अपने टीचर को इवेलुएट करते हैं। तो उसके अंदर जो उन्होंने 3 फैक्टर्स बताए हैं, उसमें जो मेजर कंपोनेंट है कंट्रीब्यूशन का वो है साइकोलॉजिकल फैक्टर। सही। साइकोलॉजिकल फैक्टर के साथ साथ वो अपीयरेंस को भी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। और तीसरा फैक्टर जो उन्होंने बताया वो है टीचर की नॉलेज। अगर आपके मेंटोर की, आपके सुपरवाइज़र की नॉलेज वैसी नहीं है कि जिस एरिया के अंदर वो स्टूडेंट काम कर रहा है, तो फिर वहाँ पे झगड़े भी पैदा हो जाते हैं, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह आ जाते हैं कि फिर वो फीडबैक नहीं दे पा रहे होते हैं, वो फीडबैक देते हैं तो वैसा फीडबैक नहीं मिलता है। एक चीज़ और जो मैं फील कर रहा हूँ, रियलाइज़ करता हूँ कि पाकिस्तान में अगर हम पीएचडी करें तो हमें अपने प्रोसेसेस को ना बहुत ज़्यादा फास्ट करना पड़ेगा। हाँ। अभी तो बहुत स्लो पेस्ड वर्किंग हो रही है ना जी, बहुत स्लो पेस्ड है। हाँ, इसमें देखें मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे बात करूं कि एक पीएचडी स्टूडेंट है या एमफिल स्टूडेंट है, जब वो अपना पीएचडी थीसिस सबमिट करता है, अगर आप एक एवरेज टाइम पीरियड यूनिवर्सिटीज़ के रिकॉर्ड्स को अगर आप उठा के देखें, बात करें, तो जो जिस दिन द डे ही और शी सबमिटेड
द पीएचडी थीसिस और जिस दिन उसका वाइवा होता है, ये एक बहुत बड़ा गैप होता है। इस पूरे गैप के अंदर समटाइम तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कहीं बच्चा अपना पीएचडी भूल ही ना जाए कि उसने लिखा क्या था। अच्छा। क्योंकि वो प्रोसेस का हिस्सा होता है कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि ये एक फॉरेन इवैल्यूएशन के लिए भी जाता है आपका थीसिस, आपका यहाँ लोकल इवैल्यूएशन भी होती है, फिर उसके बाद फिर वो कुछ ऑफिशियल मसाइल होते हैं, कुछ आपकी ऐसी कमिटीज़ बीच में बनी होती हैं जिनके थ्रू उन चीज़ों को जाना होता है, और उसके लिए फिर आपको लेंथी प्रोसेस, बहुत लेंथी। तो मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि अपने इस प्रोसेस के टाइम को भी शॉर्ट करें। इसको शॉर्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि स्टूडेंट का मोटिवेशन अलाइव रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको वो खौफ नहीं होगा कि देखो इसने पीएचडी जो है वो 6 साल में किया, इसने पीएचडी 5 साल में किया, ठीक है। तो इन चीज़ों, टाइम की तो कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं है ना, इसको जस्ट थोड़ा सा फास्टर करना पड़ेगा इस चीज़ को, एक्सपेडाइट करना होगा, एक्सपेडाइट करना पड़ेगा प्रोसेस को, उससे जो है ना वो इसके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, हम गुफ्तगू तो हमारी चलती चली जा रही है। आपने कोविड के हवाले से कहा, अभी तो ई लर्निंग बहुत सारी फैसिलिटेट, ऑब्वियसली टीचर तो ये चाहता है कि बच्चे खुद से घर से पढ़ के आएँ। जैसे मतलब अगर हम मास्टर्स की क्लास में होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है एज अ टीचर हम बता दें कि भाई नेक्स्ट डे हम इस तरह के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, तो डू योर रिसर्च वर्क एंड कम टू द क्लास। सो आजकल कोविड की जो सिचुएशन है और उसमें वर्चुअल लर्निंग चल रही है, तो उस हवाले से इन दिनों में जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स बंद हैं जी, इंस्टीट्यूट्स तक आपकी फिजिकल रसाई तो नहीं है, तो उनके लिए क्या टिप्स आप देंगे कि वो घर से बैठकर किस तरीके से अपने आप को इंगेज कर सकते हैं? अच्छा देखें, अगर आप लोकल कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि अगर वो पाकिस्तान से ही पीएचडी, दोनों में हम लोकल भी बात करें और ठीक है एज अ होल फॉरेन से देखें। इसमें फॉरेन में तो अगर आजकल आप देखें तो चूंकि फ्लाइट्स और ट्रैवलिंग बैन है, तो वो लोग इसको वर्चुअल ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो इसमें भी वर्चुअल क्लासेस ही चल रही हैं, क्योंकि आजकल लॉकडाउन की सिचुएशन और अनसर्टेनिटी इतनी है कि पता नहीं चलता कि हाइब्रिड क्लास होगी या ऑनलाइन क्लास होगी। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपने अगेंस्ट, मैं वही बात करूँगा कि सेल्फ लर्निंग प्रोसेस को एक्टिवेट करें और इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रखें उस नॉलेज के ऊपर जो उस क्लास के अंदर दी जा रही है। उस नॉलेज को बेस बना के सेल्फ लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करें। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स, अच्छे लेक्चर्स, क्वालिटी लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। आपका अपना जो सुपरवाइज़र या टीचर है उसके अपने खुद के भी लेक्चर्स, डिटेल्ड लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं। मैं अपने लेक्चर्स कोशिश करता हूं कि अपने स्टूडेंट को वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू शेयर करता रहूं ताकि वो ऑफ दी क्लास भी उसको रीड करते रहें। तो मेरे ख्याल में सेल्फ लर्निंग प्रोसेस उनको अपना एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई अभी इनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो फेस टू फेस इंटरेक्शन करके क्लासेस अटेंड करें या लोगों के साथ मुलाकात करके अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सके। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि एक तो आप डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू आप इंटैक्ट रहें अपने यूनिवर्सिटीज़ के साथ, अपने सुपरवाइजर्स के साथ, वहाँ से आप फीडबैक लेते रहें और जैसे जैसे वो बताते हैं उनकी हिदायत के मुताबिक आप उसके ऊपर अमल करते चले गए। बिल्कुल ऐसे ही करते रहें और साथ साथ अपने सोशल इशूज़ को भी ग्रैब करें। मैं समझता हूँ कि कोविड की सिचुएशन की वजह से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के दुनिया में ग्लोबली एक ये सोशल इश्यूज बहुत ज़्यादा राइज हो रहे हैं। सोशली आपको अपने आप को चीज़ों को कवर करना होगा और मैं समझता हूँ कि इसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि ऐसी सिचुएशंस के अंदर ऑब्वियसली दे आर डूइंग कि अपनी उन्होंने फ़ीस को भी, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिवाइज़ किया हुआ है और इसके साथ साथ अपने उस स्टूडेंट की फ़ीस को डेफर भी कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ ने अपने ऑपरेशंस भी रन करने होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को देखते हुए स्टूडेंट अपने आप को प्रिपेयर करे, क्योंकि अगर अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेगा तो ये चीज़ें फिर उसकी ड्रैग ही होती जाएंगी, क्योंकि आगे बहुत अनसर्टेनिटी हमें नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली, आप हमारे साथ मौजूद थे। ये हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा है। हम कोशिश कर रहे थे कि कोशिश करेंगे कि इसका एक और हिस्सा हम कर सकें आपके साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का जो है वक्त वो ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह इसी टॉपिक के हवाले से इस प्रोग्राम का जो दूसरा हिस्सा है, कुछ और चीज़ें हैं जो हमने डॉक्टर अली से डिस्कस करनी है, वो आप दूसरी एपिसोड में देख सकेंगे। तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड तक आप हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। तालीम और तरबियत की पूरी टीम के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।